हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 कैसे कैसे बदले घर। अब देखो, पाठ के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे घर बदलने के बारे में बात हो रही है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई बार हम जिस घर में रह रहे होते हैं, किसी परिस्थिति की वजह से, किसी कारणवश हमें क्या होता है, अपना घर बदलना पड़ जाता है। और घर हम बदलते हैं तो हमें कैसे कैसे उस टाइम पे कार्य करना होता है, कैसे कैसे हम घर बदलते हैं, यह सब हम पढ़ेंगे इस पाठ में। और ये जो पाठ है यह चेतन दास के बारे में है, जो कि अपने घर बदलने की कहानी, अपने जीवन की, उसने कैसे घर बदला, कहाँ वह रहता था, कहाँ वह अब रहता है, उस बारे में वह बता रहा है। तो हम चेतन दास की कहानी पढ़ते हैं, कैसे कैसे बदले घर। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव। अब एक बड़ा बदलाव का मतलब लगता है चेतन दास जी की जिंदगी में कुछ बड़ी चीज बदली है, इसीलिए वह कह रहे हैं एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहीं तो मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रहा करते थे। अब रेलगाड़ी में बैठकर वह सारे दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। अब देखो, यह उसकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। क्यों बदलाव था, यह हमें पढ़कर पता चल गया। क्योंकि जहाँ वह शुरू से रह रहा था, अपने बचपन से रह रहा था, अपने मम्मी पापा, अपने दोस्तों के साथ रह रहा था, उसको वह जगह छोड़नी पड़ गई। क्यों? क्योंकि कुछ लड़ाई या फिर दंगों की वजह से। तो अब वह कह रहा है आगे बढ़कर एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अब देखो क्या हुआ, जब वह अपना पुराना गांव छोड़कर दिल्ली में आ गए तो वहाँ पे वह सोना गांव में उन्हें ज़मीन मिली, और जहाँ पर उन सब ने, उसके बाबा ने, उसकी अम्मा ने और उसकी बहन ने, सब ने मिलकर देखो एक घर बनाने की कोशिश करी। और वह घर बनाने में उन्होंने किस किस चीज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने मिट्टी खोदकर मिट्टी ली और भूसा लिया है। उसके बाद उन्होंने जो है उसमें मिट्टी में कुछ गोबर भी मिलाया है, और इन सब चीज़ों को मिलाकर मिलकर काम करके एक घर बनाया। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। अब देखो उन्होंने क्या कहा है, उनकी बस छत बनानी रह रही थी, और छत बनाने के लिए उन्होंने क्या करा, लकड़ी के फट्टों को जोड़कर एक फ्रेम बनाया। और
लकड़ी पर दीमक ना लगे तो इसके लिए उन्होंने नीम और कीकर की लकड़ियों का इस्तेमाल किया है। आसपास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। अब वह कह रहा है कि उसके आसपास के सारे घर भी इसी तरीके से बने थे, पर उसको सबसे अच्छा अपना घर लगता था। क्यों? क्योंकि उसको वह घर देख के उसको अपना पुराना घर याद आता था। अब पुराना घर याद आता था तो इसका मतलब हुआ कि पुरानी यादें याद आती थी, जहाँ पे कि उसके दोस्त रहते थे तो पुराने दोस्त भी याद आते थे। इस वजह से उसको अपना ही घर सबसे अच्छा लगता था। अब है पता करो और लिखो। अब आपको क्या करना है, कुछ सवाल हैं जिन्हें कि आपको पता करना है और फिर उनका जवाब आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वह 8-9 वर्ष के थे तब वह किस जगह या शहर में रहते थे। तो मैंने जब अपने दादा दादी से पूछा तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि जब वह 8 या 9 वर्ष के थे तब वह गांव में रहते थे। फिर है अगला सवाल, उनका घर किन किन चीजों से बना था। तो उनका घर ईंट, सीमेंट, बांस, भूसा तथा लकड़ी से बना था। अब है क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? अगर नहीं तो कहाँ बना था? हाँ, उनके घर में टॉयलेट था। अब है उनके ये सवाल देखो इसलिए है क्योंकि कई बार होता है गाँव में आप देखोगे कि कई लोगों के घरों में टॉयलेट नहीं बना होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको गाँव से थोड़ा दूरी पर जाना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। तो यही ये सवाल है। तो आपको अपने दादा दादी से या फिर किसी बड़े बुजुर्ग से पूछना है कि उनके घर में टॉयलेट था या फिर नहीं था। अगर था तो आप लिख देंगे, और अगर पूछेंगे कि नहीं तो फिर वो कहाँ बना था। अब है उनके घर में खाना कहाँ बनता था। तो मेरे दादा दादी जी के घर में खाना रसोई घर में बनता था। चेतन दास का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्यों? तो इसका जवाब है क्योंकि दीवार मिट्टी तथा लकड़ी के फट्टों के फ्रेम पर बना था। लकड़ी के फ्रेम पर मिट्टी की कई परतें चढ़ाई गई थी। मिट्टी की मोटी परतें ठंड तथा गर्मी से घर की सुरक्षा करती है। अब देखो इससे हमें पता चल गया जो भी कार्य हुआ था उसमें अधिकतर मिट्टी का इस्तेमाल हुआ था। और मिट्टी का इस्तेमाल क्यों हुआ था? क्योंकि मिट्टी की जो मोटी परतें होती हैं वो ठंड और गर्मी दोनों से ही घर की रक्षा करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। देखो ये तस्वीर में भी दिखाया हुआ है, एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना है और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह बनी हुई है। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता। सच वह दिन भी क्या दिन थे। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। अभी देखो मैंने आपको बताया ही था कि अगर किसी के गांव में पहले क्या होता था, सभी के घरों में टॉयलेट नहीं मिलते थे। जिनके घर में होते थे तो वह टॉयलेट का इस्तेमाल करते थे, और अगर नहीं होता था तो उनको टॉयलेट के लिए क्या करना पड़ता था, दूर से गांव या फिर गांव से
आगे चल के उनको खेतों में जाना पड़ता था। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था, हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। अब देखो चेतन दास जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उन्होंने एक कच्ची ईंटों से एक जो छोटा सा टॉयलेट बनाया था, उसकी सफाई के लिए क्या होता था, बस्ती से लोग आते थे। और जो वो बस्ती से लोग आते थे उनको सिर्फ टॉयलेट में ही जाने दिया जाता था और घर के किसी और भी हिस्से में आने जाने के लिए उनके लिए बिल्कुल सख्त मनाही थी। अब वे कहते हैं कि अब यहाँ पे देखो आपको सवालों का जवाब देना है। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वह ही उसे साफ क्यों नहीं करते थे, चर्चा करो। अब देखो जो टॉयलेट साफ करना होता है, पहले के समय में या पहले के टाइम में क्या होता था, उसको बहुत ही गंदा काम माना जाता था और सोचा जाता था कि जो बस्ती से जो दूसरे लोग हैं यानी कि जिनका ये काम है वह ही इस काम को करेंगे, जो घर के लोग हैं वह इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वरना वह भी गंदे काम करके गंदे ही लोग बन जाएंगे। तो इसलिए क्या होता था कि जो लोग उपयोग करते थे वह उसको साफ नहीं करते थे। बस्ती से या फिर दूसरी जगह से जिन लोगों को यह काम दिया गया था उन लोगों को बुलाया जाता था और फिर उनसे साफ ये करवाया जाता था। लेकिन जो यह साफ करते थे उनको घर के किसी भी हिस्से में जाने के लिए मनाही थी। अब वे कहते हैं क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है? तो हाँ, हमारे घर में टॉयलेट है। अब हम आज के समय में रह रहे हैं और आज के समय में टॉयलेट साफ करना एक गंदा काम नहीं माना जाता है, बल्कि इसको एक सफाई का काम माना जाता है। तो यदि आप अपना टॉयलेट साफ करते हैं या उसको साफ रखते हैं तो उसको एक अच्छा काम माना जाता है कि आप घर में अपने सफाई रख रहे हो। तो इसका जवाब है कि हाँ, मेरे घर में टॉयलेट है और उसे हम सब मिलकर साफ करते हैं। तो आपके घर में यदि टॉयलेट है तो आप वह लिखेंगे और उसे कौन साफ करता है वह आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हम आगे आते हैं। और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और एक बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। अब देखो हमें भी नहीं पता चला कि समय कैसे बीतता चला गया। सबसे पहले वो 9 वर्षों तक एक गांव में रहता था जो कि पाकिस्तान में था। फिर वह सोहना गांव में आ गया। फिर उन्होंने एक कच्चा घर बनाया। उसके बाद उन्होंने उस घर में भी कुछ बदलाव किए। बदलाव करके उन्होंने क्या करा, एक अलग से एक कच्ची ईंटों के रसोई बना दी। फिर उन्होंने एक छोटा सा टॉयलेट भी बना लिया। अब देखो, अब उसकी फिर शादी हो गई। अब शादी के बाद उसके 2 बेटे और एक बेटी भी हो गए हैं। तो देखो सच में ही समय कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है कि हमें पता ही नहीं चला, तो उसको भी नहीं पता चला इसी तरह से। अब वह कहता है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि नहीं, दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा ले। देखो, अब जब चेतन दास जी की शादी हो रही थी तब भी उन्होंने घर में कुछ बदलाव किए थे। अब उनके बेटे की शादी हो रही है तो वह फिर से घर में बदलाव करने की सोच रही हैं। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा लिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा दिया कि मलमूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। देखा, ये पढ़कर हमें कितना पता चल रहा है कि उनकी जिंदगी में कितने सारे बदलाव हुए हैं, कितनी चीजों के बदलाव हुए हैं और कितने उनके रहन सहन में भी बदलाव हुए हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। नई नई चीजें। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और वह भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। अब देखो वो कह रहे हैं, देखो उनकी सोच थोड़ा सा पुराने के ज़माने में है और वो कह रहे हैं कि बाथरूम की जगह जहाँ पे कि हम सिर्फ नहाते हैं उसके लिए कितना फालतू का खर्चा कर दिया। लेकिन उनके बेटे राजू ने क्या करा, वह भले ही नहाने की जगह है लेकिन है तो घर का ही हिस्सा, तो उसने उस जगह को भी एक अच्छा रूप दे दिया है। मैं अब 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में कितने ही बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। अब देखो चेतन दास जी के खुद घर पहले कैसा था, फिर दोबारा बदल के कैसा हो गया, फिर से बदलाव करके कैसा हुआ। तो अब ये सोच सोच कर उनको अब वह क्या सोच रहे हैं कि पता नहीं जो उनके पोता पोतियां बड़े होकर कहाँ रहेंगे और उनका घर कैसा होगा, पता नहीं। डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। अब वह अपने सबसे पहले घर के बारे में सोच रहे हैं जो कि गाजी खान में था। कह रहे हैं कि पता नहीं वहाँ पे कैसे घर होंगे और उनके दोस्त भी अब कहाँ पर होंगे। अब हम सवालों के जवाब यहाँ पर करेंगे। तो पहला सवाल है, तुम्हारा अपना मकान किन किन चीजों से बना है। तो आपको क्या करना है, अपने माता पिता से इस सवाल को पूछना है कि जो आपका घर है, जो आपका मकान बना हुआ है, वह किन किन चीजों से बना है। तो मेरा मकान सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ों तथा लकड़ी से बना है। अब पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीजों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है, लिखो। अब देखो मेरा और मेरे दोस्त का जो घर है वो एक ही समय के दौरान बना है, और जब एक ही समय में कोई चीज बनती है तो उनका पैटर्न या फिर उनका जो तरीका होता है वह कुछ कुछ एक जैसा ही होता है। तो जो मेरे दोस्त का घर है वह भी जो है सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ें तथा लकड़ी से ही बना है। बस जो है आकार का फर्क है, यानी कि अगर आप घर देखोगे तो मेरे और मेरे दोस्त का घर में कोई अंतर नहीं है, वह एक जैसा है। बस उसके घर की अपेक्षा मेरा घर जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। अब देखो हम देख रहे हैं कि घरों में बहुत बदलाव आ रहा है, तो हमें लगता है कि उनके जो पोता पोती है वह शहरों में सीमेंट तथा लोहे से बनी बहुमंजिली इमारतों में रहेंगे। तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे। तो देखो ये तो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। हर कोई जो है अच्छी जगह में रहना चाहता है, अच्छे घरों में रहना चाहता है जहाँ पे कि हमें सारी सुविधाएं भी मिले, और घर यानी हमारा मकान या फिर आप कह सकते हो जो हमारा घर है वो देखने में भी बहुत ही अच्छा हो, बड़ा हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हम बड़े होकर महानगर में बनी बहुमंजिली इमारत में रहना पसंद करेंगे। अब अगला सवाल है, तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीजें लिखी थी। अब आपको पता है ना क्या चीजें लिखी थी। हमने चीजें लिखी थी ईंट, सीमेंट, बांस, भूसा तथा लकड़ी। क्या उनमें से कुछ चीजें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई हैं? तो आपको ये पूछना है, और अगर जो चीजें
आप देख रहे हो कि उनके घर में भी इस्तेमाल हुई हैं और आपके मकान में भी इस्तेमाल हुई हैं, वह आपने यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने देखा कि मेरे दादा दादी जी के मकान और मेरे मकान दोनों में कुछ चीज़ें समान थी, जैसे कि ईंट, सीमेंट और लकड़ियाँ। ये मैंने देखा है कि हम दोनों के ही मकान बनाने में इस्तेमाल हुई हैं। अब कहा है कि चित्र को देखो, इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है। जैसे लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं? अब हर जगह पे देखो अलग अलग काम करने वालों को अलग अलग नाम दिया जाता है, और जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बढ़ई कहते हैं। अब हमें पूछा है कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो आपके यहाँ लकड़ी के काम करने वाले को क्या लिखते हैं वह आप यहाँ पे लिखेंगे। मेरे यहाँ पर लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई ही बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बढ़ई। अब अगला कार्य है, चित्र को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वह किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यह चित्र देखना है, उसके बाद आपको ये तालिका पूरी करनी है। सबसे पहले आप काम लिखेंगे कि वे क्या क्या काम कर रहे हैं, फिर वे कौन सा औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा कि जो वे काम कर रहे हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने देखा चित्र में कि दो लोग जो हैं वो सीमेंट तथा बालू को मिला रहे हैं, तो वह किस औजार का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लिखेंगे कुदाल, और उनको बोला जाता है राज मिस्त्री। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमने चित्र में देखा कि एक जो है आदमी पाइप लगा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे पाइप, काम में लिखेंगे हम पाइप लगाना, औजार में हम लिखेंगे पाइप कटर और हथौड़ी, और उसको किस नाम से बुलाया जाता है वहां पे हम लिखेंगे प्लम्बर। अब तीसरा हमने देखा कि एक आदमी जो है यहाँ पर बिजली का काम कर रहा है, तो उसके लिए हम काम में लिखेंगे बिजली के तारों तथा उपकरणों को लगाना। कौन से औजार वह काम इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए हम लिखेंगे तार, पेचकस और पिलास। उसके बाद उसको किस नाम से बुलाया जाता है वहां पर हम लिखेंगे बिजली मिस्त्री। अब है चौथा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं फोटो में कि दो आदमी जो है यहाँ पर सामान को नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो चौथे काम में हम लिखेंगे ईंटों तथा और सामान को इधर उधर ले जाना। अब आप देखो कि वह कौन सा औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मिश्रण का कटोरा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो, इसको आप परात जैसा लग रहा है, इसको हम मिश्रण कटोरा कहेंगे। और इनको किस नाम से बुलाया जाता है, तो इनको लेबर या फिर मजदूर के नाम से बुलाया जाता है। अब यह तालिका हमने पूरी कर दी, हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं? उनसे बात करके उनके काम के बारे में जानो, इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो हाँ, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं। तो मैं जो जानती हूँ मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं एक राजमिस्त्री को जानती हूँ, तो वह घर बनाने का काम करते हैं और उन्हें सुबह जल्दी उठकर सुबह 8 बजे काम शुरू करना होता है। दिन भर उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें काम के बदले प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है। जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखो, मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर उन्हें काम नहीं मिलेगा तो काम के लिए जो उन्हें मजदूरी मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वह नहीं मिलेंगे। अब अगर उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपने रोज़मर्रा के खर्चे कैसे उठाएंगे? अपना अनाज, राशन या फिर जो भी उनके खर्चे हैं वो उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिससे कि उन्हें बहुत
मुश्किल होगी। अब आप अपने आसपास जिसको भी ऐसे इंसान को जानते हो, चाहे वह बिजली मिस्त्री हो या फिर कोई मजदूर हो या राज मिस्त्री हो या फिर प्लम्बर हो, आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। अपनी अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगह जाओ जहां कोई बिल्डिंग बन रही हो। वहां काम कर रहे लोगों से बात करो और इन प्रश्नों के उत्तर पता करके लिखो। अब आपको क्या करना है, अपनी अध्यापिका या फिर अपने घर के ही लोगों, आपके माता पिता या अपने बड़े भाई बहनों के साथ आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ पे आपको दिखे कि इमारत, कोई बिल्डिंग बन रही है। अब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, आपको उनसे बात करनी है और बात करके इन प्रश्नों के जवाब आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो मैंने ऐसे ही कुछ बिल्डिंग, इमारत बन रही थी वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनसे ये प्रश्न पूछे, तो उन्होंने मुझे इनके यह जवाब दिए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको जवाब देती हूँ। वहाँ क्या बन रहा है? तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है जिसे कि मॉल कहते हैं। आपको पता ही होगा मॉल क्या होता है, जहाँ पे कि हमें एक ही जगह पर बहुत सारी दुकानें मिलती हैं और हर दुकान में अलग अलग तरह का सामान होता है। अब है हमारा अगला सवाल, वहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं? तो जब मैंने यह सवाल पूछा तो मुझे पता चला कि वहाँ लगभग 500 लोग काम कर रहे हैं। अब है वह क्या क्या काम कर रहे हैं? तो वहाँ पर एक इंजीनियर है जो कि हो रहे कार्य की निगरानी तथा निरीक्षण करते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक राजमिस्त्री है जो कि ईंटें जोड़ने का काम करते हैं। फिर वहाँ पर कुछ मजदूर हैं जो कि ईंटें, सीमेंट, बालू एवं अन्य सामग्रियाँ एक जगह से उठाकर दूसरी जगहों पर पहुँचाते हैं। और वहाँ पर एक क्रेन ऑपरेटर है जो कि क्रेन चलाते हैं। अब है अगला सवाल, वहाँ कितनी औरतें और कितने आदमी हैं? तो मैंने जब यह सवाल वहाँ पर पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वहाँ पर लगभग 400 आदमी और 100 औरतें काम करती हैं। अब है अगला सवाल, क्या वहाँ बच्चे भी थे? क्या वह भी काम कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं, वहाँ पर मैंने बच्चे काम करते हुए नहीं देखे। हाँ, लेकिन वहाँ पर थोड़े बच्चे थे जो कि मजदूरों के ही खुद के थे और वह उनके साथ आए थे। और वह अपने साथ इसलिए लाए थे क्योंकि वह उनके बच्चे जो है छोटे थे और उनके घर में कोई देखभाल करने के लिए नहीं था। लेकिन वो जो बच्चे वहाँ पर आए हुए थे वह काम नहीं कर रहे थे, वह खेल रहे थे। अब है अगला सवाल, काम कर रहे लोगों को रोज के कितने रुपए मिलते हैं? किन्हीं 3 लोगों से पूछो। तो मैंने जब बढ़ई या फिर राजमिस्त्री को पूछा तो उसने कहा कि उसको रोज के 250 रुपए मिलते हैं। फिर जब मजदूर को पूछा तो मजदूर को रोज के 150 रुपए मिलते हैं तथा क्रेन ऑपरेटर को रोज के 500 रुपए मिलते हैं। अब है हमारा अगला सवाल, काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं? तो काम कर रहे कुछ लोग बिल्डिंग साइट पर बने अस्थाई मकानों में और कुछ लोग अपने घर पर ही रहते हैं। अब देखो, बिल्डिंग साइट पर बने अस्थाई मकानों से मतलब है, आपने देखा होगा कहीं पर भी जब इमारत, बिल्डिंग या कुछ भी बन रहा होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे तंबू भी बने होते हैं ताकि जो मजदूर लोग हैं उनको बार बार इधर उधर ना जाना पड़े और वो वहीं पर रहकर अपना काम अच्छे से कर सके। अब है हमारा अगला सवाल, जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? तो जो बिल्डिंग बन रही है मैंने पूछा वहाँ पर तो उन्होंने बताया कि इसके लिए सीमेंट, बालू, गिट्टी, लोहे की छड़, लकड़ी इत्यादि आदि का इस्तेमाल हो रहा है। अगला सवाल है, पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितने ट्रक ईंटें और कितनी सीमेंट की बोरियां लगेगी? तो यह सवाल जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया
कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगभग 1,00,000 बोरियां सीमेंट और 5,000 ट्रक ईंटें लगेंगी। अब देखो, सुनने में ही हमें लग रहा है कि जब सामान इतना सारा है तो वो बिल्डिंग कितनी बड़ी बनेगी। अब हमारा अगला सवाल है, बिल्डिंग बनाने का सामान किन किन वाहनों में भरकर आता है? ट्रक, रेहड़ी या किसी और तरह सूची बनाओ। अब देखो, दो चीजें तो इन्होंने यहाँ पे हमें बता दी है, ट्रक और रेहड़ी। और क्या क्या चीजें हैं जिसमें कि हम बिल्डिंग बनाने का सामान भरकर ला सकते हैं? तो वो चीजें हैं, ट्रक इन्होंने हमें बताया है और रेहड़ी बताया है। इसके अलावा है ट्रैक्टर, टेम्पो और ठेला। इन वाहनों में भी हम बिल्डिंग बनाने का सामान भरकर ला सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, इनकी कीमत पता करो। तो आपको क्या करना है, आखिरी में उनसे इन 3 चीज़ों के आपको कीमत पूछने हैं। तो सबसे पहले हमें किसका कीमत पूछनी है? हमें पूछनी है 1 बोरी सीमेंट की। तो मैंने जब उनको पूछा, उन्होंने बताया 1 बोरी सीमेंट की कीमत 250 रुपए। उसके बाद 1 पक्की ईंट की कीमत, तो वह है 4 से 5 रुपए, 4 या फिर 5 रुपए आप कह सकते हो। फिर है 1 बड़ा ट्रक रेत। तो 1 बड़े ट्रक रेत की कीमत उन्होंने मुझे बताई 5,000 रुपए। अब यहाँ पर अगला है, कुछ हमें कहा है कि अगला जो सवाल है उसमें आपको खुद सवाल बनाने हैं। तो क्या सवाल बनाने हैं? उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखो। अब आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहे हैं, उस जगह को देखकर, उन मजदूरों को देखकर, वहां पर किस हिसाब से कार्य हो रहा है, वह देखकर जो भी आपको सवाल आपके दिमाग में आते हैं वह सवाल पूछकर और फिर उसका उत्तर भी आप पूछकर यहाँ पे उनसे लिखेंगे। मेरे दिमाग में जो सवाल आए मैंने उनसे पूछे और फिर उनका उत्तर भी यहाँ पर लिखा। तो मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि सीमेंट के साथ कितना बालू मिलाया जाता है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 1 बोरी सीमेंट के साथ 5 बोरी बालू बनाया जाता है। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा कि बन रही बिल्डिंग का नक्शा किसने बनाया है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया आर्किटेक्ट ने। जो आर्किटेक्ट आपको पता ही होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या इमारत होती है, उनके जो नक्शे बनाते हैं उनको हम आर्किटेक्ट बोलते हैं, या फिर जो घरों के नक्शे बनाते हैं उनको भी आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो वही उन्होंने मुझे जवाब दिया कि बिल्डिंग का नक्शा जो है वो आर्किटेक्ट ने बनाया है। फिर मैंने उनसे एक और सवाल किया कि क्रेन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपने भी देखा होगा, जहां पर भी कुछ भी इमारत बनने का काम हो रहा होता है या घर बनने का काम हो रहा होता है, वहां पे क्रेन का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो मैंने वही जानना चाहा कि क्रेन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि क्रेन का इस्तेमाल भारी वस्तुओं को ऊपर पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अब यह कार्य हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। हम जाते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम से लिखो। अब इसका मतलब हुआ कि चेतन दास ने देखो 4 बारी उसके घर में बदलाव आए। तो पहले किस तरीके से घर बना था, मतलब किन चीजों से घर बना था, फिर दूसरी बार में जब उसने बदलाव करा तो उसके घर में किन चीजों का इस्तेमाल हुआ वो लिखना है। फिर तीसरी बारी जब घर में इस्तेमाल हुआ तो किन चीजों का इस्तेमाल हुआ वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया है कि चेतन दास जी के घर में 4 बारी बदलाव हुए हैं और वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले जो उनका घर बना था उसमें मिट्टी, बांस, खर और रस्सियों का इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार अपना घर बनाया तो वहां पर लकड़ी, नट बोल्ट, बांस और लोहे की पाइप का इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर जब उन्होंने तीसरी बार बदलाव किया तो उन्होंने सीमेंट, बालू,
लोहे की छड़ और लकड़ी का इस्तेमाल किया। इसके बाद जब उन्होंने चौथी बार अपने घर में बदलाव किया तो उनके घर में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई वो थी सीमेंट, बालू, लोहा, प्लास्टिक और संगमरमर। अब देखो यहाँ पे हमें पढ़ के ही पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है कि घर में जितनी बार बदलाव हुआ उतनी बार चीज़ें भी बदलती चली गई। अब है अगला और हमारा आखिरी कार्य जो कि आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है, या फिर आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने माता पिता के साथ मिलकर भी यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस कार्य को आप जरूर करें, आपको यह कार्य बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो कार्य क्या है? आओ घर बनाएं। कक्षा के बच्चे 3-4 समूह में बट जाएं। अब आपको क्या करना है, आपकी कक्षा में जितने भी कुल बच्चे हैं उनको 3-4 समूह में बट जाना है। हर समूह अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाए। अब आपको अलग अलग तरह के मकान का मॉडल बनाना है। तुम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपना मकान बनाने के लिए आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो वो यहाँ पे आपको बताया गया है। मिट्टी, लकड़ी, कपड़ों के टुकड़े, जूते के डिब्बे, रंगीन कागज, माचिस की डिब्बी और रंग। तो इन सभी चीज़ों की मदद से आपको और आपके दोस्तों को क्या करना है, मकान का मॉडल बनाना है। और जब आप सभी अलग अलग तरह के मकान के मॉडल बना लेंगे तो उससे आपको क्या करना है, आपका अगला कार्य, सभी घरों को एक साथ रखकर एक बस्ती बनाओ। तो बस्ती बनाओ का मतलब क्या हुआ, आपको पता ही है कि बस्ती में एक घर तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे घर होते हैं। तो जब आप और आपके दोस्त मिलकर बहुत सारे घर या मकान बना लोगे तो उनको एक जगह रखकर आप एक बस्ती बनाओगे। तो यहाँ पर आपका पाठ जो है पूरा हो जाता है। और पाठ हमारा क्या था, कैसे कैसे बदले घर। और हमने बहुत तरीके से घर बदल कर देख लिया। बहुत ही मज़ेदार पाठ था। इसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दोहराइए और अच्छे से इसको समझिए। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ।